मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं साथियों, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण होने का पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी जीके जीएस से संबंधित आपको सवाल कराए जाएंगे वे सभी लूसेंट के PYQs हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न हैं, जिससे आपकी आगामी परीक्षा में एक भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न छूट ना पाए और आप उसकी खोपड़ी में छेद करके आएँ। ठीक है, पहले आप वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आपकी समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहली सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। और ये जो है हमारा वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वन लाइनर आपको लगेगा नहीं, यहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है। यानी मान लीजिए किसी भी राज्य है उसमें आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वह है हमारे महोदया राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही जो है वो किसी भी राज्य में आपातकाल करने का घोषणा करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें, थोड़ा सा इसे हम ऊपर करना चाहेंगे। ये देखिए, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 जो कहता है, अनुच्छेद जो 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है। अनुच्छेद 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसका पद का विवरण अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, और राष्ट्रपति किसी भी दोषी को क्षमादान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, इतना नहीं, लेकिन ये जो है PYQs है, यानी प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे वो यही 4 से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आओ, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की चर्चा करें तो आपको नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और बोलता क्या है कि 1911 में बंगाल विभाजन को घोषणा निरस्त किसने किया। तो 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया, तो आपको बता दें, सबसे पहले आप ये समझिए कि बंगाल विभाजन हुआ कब। तो पहले होता है बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को देखने को मिलता है। बंगाल विभाजन की घोषणा, जैसी बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 में, तो ये घोषणा करने का काम कौन करता है, तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था नाम, कर्जन था। ठीक है, उसी तरह बंगाल में जैसी कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होता है, उसी तरह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में बंगभंग आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया। और जाकर बंगभंग आंदोलन या फिर जो स्वदेशी आंदोलन था ये 7 अगस्त 1905 को शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करें तो फिर बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को, ये परफेक्ट डेट है। बंगाल विभाजन की घोषणा है 19 जुलाई 1905 को। इसके विरुद्ध में बंगभंग आंदोलन हुआ जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। फिर बंगाल विभाजन कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। फिर बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड यानी द्वितीय के द्वारा, जो आपसे प्रश्न ऊपर में पूछा था कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा निरस्त किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया।
ये बंगाल विभाजन से रिलेटेड आपको इतना सवाल ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको मालूम है कि 1942 में शुरू होता है। उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये 1940 से लेकर 1945 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे। यानी कहते माना जाता है कि सबसे लंबे टाइम तक जो कांग्रेस के पद पर रहे थे वो यही रहे थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया जाता है मुंबई से। कहाँ से? मुंबई के वर्धा से शुरू किया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो एक गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। और गांधी जी यहीं पे नारा देते हैं, किस चीज का? तो करो या फिर मरो का नारा, करो या फिर मरो का नारा, ठीक है। और ये जो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो कभी कभी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो हमारा बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और माना जाता है कि जो माना नहीं जाता, मतलब कि कहा, ये लिखा हुआ भी है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था इसका जनक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके कांग्रेस के जनक हुए ए.ओ. ह्यूम। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया जाता है। और कांग्रेस का जनक ए.ओ. ह्यूम है, ए.ओ. ह्यूम है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूरा नाम हुआ वेमश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और माना जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा बोला जाता है, लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया कि जो कांग्रेस है ये लॉर्ड डफरिन का ब्रेन यानी मस्तिष्क का उपज है। क्या है? उपज है, ठीक है। तो बोलेगा कि कांग्रेस किस वायसराय का मस्तिष्क का उपज है? तो लॉर्ड डफरिन। कहने वाला कौन था? तो लाला लाजपत राय जो थे ये कहने वाले थे। तो ये आपको इतना चीजें यहाँ से आपको ध्यान में रखने पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। बाकी महत्वपूर्ण अध्ययनों की बात करें तो आपसे पहला पूछेगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक है, ठीक है। चलिए फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी, ठीक है। और बर्डों का अध्ययन ओरियंथोलॉजी, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी। और एक मिट्टी का अध्ययन आपसे पूछ देगा तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी है, ठीक है। तो ये आप जानकारी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आपसे पूछता है छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या था। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी का पिता का नाम शाहजीराजे था। शाहजीराजे था, ठीक है। और माता का नाम जीजाबाई था। ये हुई माता जी
ये हुए पिताजी। ठीक है, तो पिता का नाम शाहजीराजे था और माता का नाम जीजाबाई था। और इनका जो जन्म है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। और छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम या बचपन का नाम शिवाजी भोंसले था, शिवाजी भोंसले। और छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है किन्हें? छत्रपति शिवाजी को। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे पूछ देगा ये वंश यानी किस वंश के समय नौसेना प्रसिद्ध हुआ? तो आप याद रखिएगा चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल आपसे पूछ देगा कि मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीत के रूप में वादित किया था? पंडित रविशंकर। ये वही पंडित रविशंकर हैं जिनका वाद्य यंत्र सितार है, जिनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो जो सारे जहां से अच्छा इसे संगीतबद्ध किए पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, जिनके चलते इन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण PYQs की बारे तो सरोद वादक आपसे पूछ देगा। तो सरोद वादक हुए अमजद अली खान, आशीष खान और राजीव तारानाथ, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। ठीक है, तो सरोद वादक कौन हुए? अमजद अली खान, आशीष खान और राजीव तारानाथ। संतूर वादक कौन हुए? तो शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा और भजन सुपारी। ये हुए हमारे संतूर वादक, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा और भजन सुपारी। सारंगी वादक हैं सुल्तान खान, राम नारायण, शबरी खान। सारंगी वादक कौन है? सुल्तान खान, राम नारायण और शबरी खान। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को होता है। भारत के पंजाब क्षेत्र के अमृतसर में ये आपको पड़ता है जालियांवाला बाग, भारत के पंजाब क्षेत्र के अमृतसर एरिया में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया जाता है और भारतीयों के द्वारा इसी को जांच करने के लिए तहकीकात समिति का गठन किया जाता है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का काम किया था जनरल डायर। ठीक है, और इसी में एक बच्चा जिंदा बच गया था, फिर जाके ये जो सेनापति था ब्रिगेडियर, उसको जाकर ब्रिटेन में मारा था, जिसका नाम था उधम सिंह। जिसका नाम क्या था? उधम सिंह। सीधे ठोक देता। बाकी इसका मृत्यु तो मलेरिया की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। बाकी 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने का काम करता है। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने का काम करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने का काम करता है 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।